हे गाइस, आई एम नील। तो जैसे आप जानते हैं कि नीट 2026 है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अभी एनटीए ने जो प्रोविजनल आंसर की थी वो भी अपलोड कर दिया है। अभी सिर्फ उनका रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही गई हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले नीट हुआ, फिर उसके ब्रीच होने की न्यूज़ आई, फिर एनटीए ने उसको ब्रीच मान लिया और फिर पेपर दोबारा रिकंडक्ट कराया गया और 21 जून को रीनीट दोबारा हुआ। तो ये तो था अब तक का जो भी माहौल तामझाम जो भी हो रहा था वो सब आप लोग भी जानते हैं और मैं भी उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये जानता हूँ कि क्या हुआ है और क्या अभी थोड़ा बहुत होने वाला बाकी है। तो अभी बात करते हैं यार उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से 11th में आए हैं या फिर जो 12th करने के बाद नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं उन भाइयों से, उन छोटी बहनों से तो हल्का सा थोड़ा सा जो, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड में थोड़ा टाइम दिया है, ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं किया मैंने, बट हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, इतना सा स्ट्रगल तो मैंने भी किया है। तो मैं भी जो मैंने इस फील्ड में रहते हुए जो अभी तक जो मैंने फील किया है वो सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मैं आपको वो सारे तरीके बताऊँगा जिससे मैं आपको ये बताऊँगा कि किन तरीकों से आप नीट में फेल हो सकते हैं। हर कोई ये बता देगा कि नीट को क्रैक कैसे किया जाए, नीट को टॉप कैसे किया जाए, लेकिन मैं आपको कुछ वो सेलेक्टिव फैक्टर्स बताऊंगा जिनसे आपको ये पता लगेगा कि नीट में फेल कैसे होया जाता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब सी बात है, लेकिन रियली में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नीट में अगर आप इन मिस्टेक्स को रिपीट करोगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली लिख के ले लीजिए, आप फेल हो ही जाओगे। बाकी क्रैक करना और टॉप करना उससे तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, टॉपर्स के ऑनेस्ट इंटरव्यूज पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप उन सबसे अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है देश में, बड़े बड़े मेंटोर हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने फील किया है, जो मैंने थोड़ा बहुत झेला है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नीट की फील्ड में उतरना चाहते हो, आप अगर फ्यूचर में मेडिकल में अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, तो सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल देना कि यू आर पैशनेट, तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, वो एक शायरी है ना, वो एक डायलॉग है ना कि अगर तुम किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने को लग जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई नहीं होता। आपको लॉजिकल ब्रेन के साथ चलना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप ब्लाइंडली आप इस फील्ड में उतर जाते हो, आपकी इंटेंस इमोशंस हैं, आपके सब कुछ इंटेंस है, तो आप इस ट्रैप में ऐसे फंसोगे जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इमोशंस का गेम नहीं होने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं कि दिल की सुनो दिमाग की मत सुनो, तो भैया उनकी बड़ी बढ़िया वाली इधर लगने वाली है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ही ने ड्रीम देखा है और कोई ने ड्रीम नहीं देखा, आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, किसी चीज़ को के लिए पैशनेट होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लॉजिक्स भी लगा लीजिए, आप अच्छे से ये कैलकुलेट कर लीजिए कितनी सीट है, कितना कंपटीशन है, कैसा आपका लेवल है, कैसा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग के वीडियोस देख के, कहीं किसी की होल्डिंग देख के, कहीं किसी टॉपर का इंटरव्यू देख के अगर इस बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि मैं तो एम्स दिल्ली चला जाऊंगा, तो मैं आपको बोल दूं एम्स दिल्ली कोई गलियों में नहीं मिलता है। ठीक है, एम्स दिल्ली इज नॉट ए जॉक। ठीक है, तो अच्छे से अपने आप से बात कीजिए और अपनी जो इमोशंस हैं उनको थोड़ा काम डाउन कीजिए और थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन से सोचिए, थोड़ा लॉजिकल सोचिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, वो सारे हथकंडे निकालिए, अपने सीनियर्स से मिलिए, जो सीनियर्स कोटा रह के गए उनसे मिलिए, जो सिलेक्ट हो गए उनसे मिलिए, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली बात आपको लॉजिकल ब्रेन के साथ सोचना होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे में तो इंटेंस इमोशंस हैं, मैं तो एकदम पैशनेट होके, मेरे में तो इतना खतरनाक इंटेंस पैशन है, तो भाई साहब आप चुद जाओगे। मैं सीधा बोल रहा हूँ, बिना किसी लाग लपेटी के बोल रहा हूँ, भाई साहब आपको पेल दिया जाएगा, आपके घर वालों का जो भी बचत है वो साफ हो जाएगी, आपकी पर्सनल मेंटल हेल्थ की माँ का भोसड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से एक मैच्योर इंसान की तरह फैसला कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टीनेज से गुजर रहे हो और आपने इधर उधर से भड़कीले पोस्टर देख लिए, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, किसी कोचिंग की चमकती बिल्डिंग देख ली और आपको लग रहा है कि नीट इज ए जॉक, तो भाई साहब आप पेल दिए जाओगे, बढ़िया वाला पेल दिए जाओगे। ये था मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई साहब, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, आप उस इंस्टीट्यूट के नाम पे मत जाइए। आप उस इंस्टीट्यूट के नाम पे मत जाइए कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो आपके स्टेट का टॉप इंस्टीट्यूट है, आपके सिटी का टॉप इंस्टीट्यूट है, या वो इस वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है। आप इंस्टीट्यूट के नाम पे मत जाइए, ये सिर्फ भड़कीली चीज़ें हैं। आप ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे, आपको लगता होगा कि पर्टिकुलर शहर में जाने से, पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन कर लेने से, पर्टिकुलर ये कर लेने से, वो बुक पढ़ लेने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई साहब आप बिछाए हुए जाल में फंसने वाले सबसे आसान शिकार हो। तो आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग, किसी पर्टिकुलर सिटी, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की बजाय आप एक ऐसे टीचर को प्रेफर कीजिए जो नीट के करंट पैटर्न के बेस पे आपको सब्जेक्ट डिलीवर कर रहा है। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। फिजिक्स के एक से एक धुआंधार टीचर, पीएचडी होल्डर, इंजीनियर्स इस देश में बैठे हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि किसी की फिजिक्स बहुत खतरनाक है, किसी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको इतना सब डिलीवर कर देगा, तो आपके लिए बात बन जाएगी। तो भाई साहब इस चीज़ से बहुत अच्छे से अवेयर रहना। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो आपको बहुत सारा पढ़ा दे। एक अच्छा टीचर वो होता है जो आपको कंसाइज वे में चीज़ें पढ़ाए और उसके द्वारा पढ़ाई हुई कंसाइज चीज़ों से आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे पढ़ाने से सब आ रहा है, तो या तो वो खुद
चूतिया है या उसको फॉलो करने वाले लोग चूतिया है। ठीक है भाई साहब, तो आप किसी विद्वान की बजाय उस टीचर को सिलेक्ट कीजिए जो करंट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, जो करंट एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि 50 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 20 साल से इस फील्ड में हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको इसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या डिलीवर किए जा रहा है। आज से 20, 25 साल, 15 साल, 10 साल पहले चल रहे एग्जाम पैटर्न के ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, उन टीचर्स ने अपना कंटेंट बना रखा है। एनटीए ने अपना पैटर्न मॉडिफाई कर दिया है। इस देश की जो मेडिकल एग्जाम देने वाली एजेंसी है उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। लेकिन उन टीचरों को इतना टाइम नहीं है कि वो आप लोगों के लिए कंटेंट को फिल्टर करें, पुरानी इन्फॉर्मेशन को, पुराने डाटाज को वहां से हटाए और अभी जो पैटर्न चल रहा है उनके हिसाब से चीजों को जोड़ा जाए। हाँ, पिछले कुछ 1-2 सालों में कुछ बड़े बड़े कोचिंग वालों को भी ये लग गया, उनको एहसास हो गया कि जो हमारा पुराना पैटर्न चल रहा था वो सही नहीं था। अगर हमने अभी भी अपने पैटर्न में सुधार नहीं किया तो हमारे लोड़े लग जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि चीजों में सुधार किया जा रहा है। तो आपको ऐसा टीचर ढूंढना है जो आपको वो डिलीवर करे जो आपको एग्जाम में चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री में पढ़ने को दुनिया में भर में मार्केट में हजारों बुक्स आती है, हजारों टीचर्स हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है भाई साहब। लेकिन अगर आपको नीट निकालनी है तो आपकी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स का मतलब उसके क्वेश्चंस हो, उनकी कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, उनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। हो सकता है आपका टीचर कुछ ऐसी चीजें आपको डिलीवर कर रहा हो जो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है बट उनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है जिस कोचिंग के आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो वो मॉड्यूल आज से 15 साल पहले के पैटर्न पे बनाए गए हो और आपको लग रहा हो कि ये लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो भाई साहब बहुत ही ध्यान से चीजों को सिलेक्ट कीजिए, वरना आपकी जिंदगी का, आपकी कैरियर का भांग एंड भोसड़ा दोनों हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं बायोलॉजी को लेके। भाई साहब, बायो अपने आप में एक समुंदर है, बायो अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। पढ़ने को आपको, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आप इतना सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको ज्यादा पढ़ने की चुल मची है तो आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बुक्स उठा लो। अगर आपको लगता है कि आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत कुछ पढ़ना है तो कॉलेज में भाई साहब जो बीएससी एमएससी के कॉलेजेस हैं उन्हें ब्रायोफाइटा की अलग बुक चलती है, टेरिडोफाइटा की अलग बुक चलती है, एल्गी की अलग बुक चलती है, फंजाई की अलग बुक चलती है। तो मार्केट से उठा लाओ और लगे रहो। टीचर बन जाओगे लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इसलिए टोटली दुनिया का कोई भी मास्टर बेटी चोत कहीं से भी पढ़ा रहा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी ना हो, चाहे उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक में कितना भी बड़ा ना हो, एनसीईआरटी से बाहर पैर मत रखना भाई साहब। एनसीईआरटी से बाहर पैर मत रखना, क्योंकि पेपर बनेगा वो एक सरकारी बुक से बनेगा, वो एनसीईआरटी से बनेगा। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाने से आप सिलेक्शन की रेंज से बाहर नहीं आओगे। लेकिन अगर आपने एक बुक ऐसे उठा ली जो कि पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो टीचर बन जाओगे लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाओगे। 2 पॉइंट क्लियर हुए। फिर मैं बात करना चाहूंगा, मार्केट में हजारों बुक्स आती है, हर साल जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो अपनी बुक को, उनके एडिशन को चेंज करते हैं, सिर्फ उसके फ्रंट पेज के ऊपर एडिशन डाल देते हैं। इस साल एडिशन 15 था तो नेक्स्ट ईयर एडिशन 16 हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता। तो मार्केट में जो बुक्स का जो बाजार में जो माहौल बनाया जाता है कि फलानी सिंह शर्मा जी कर लो, वो फलाना सिंह वर्मा जी कर लो, वो फिंगर टिप्स कर लो, तो वो नी टिप्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बालाजी कर लो, वो हनुमान जी कर लो, ये श्री राम जी कर लो, ये अली कर लो, ये बली कर लो, ये बजरंग बली कर लो। तो इन सब के चक्कर में आप चुद जाओगे। सीधा बोल रहा हूं, चुद जाओगे। आपको अपने सब्जेक्ट पे एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी की जो पीछे एक्सरसाइजेस दी हैं उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। और अभी जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न, जब से एनटीए जेई करा रहा है, जब से एनटीए नीट करा रहा है, पिछले 5 या 7 साल से, आई थिंक एनटीए 2019 या 20 से जेई करा रहा है, तो पिछले 5 से 7 साल के जेई के पीवाईक्यू करो। बायोलॉजी के अंदर आपको 2006 से बाद के पीवाईक्यू जो एनसीईआरटी से हैं उनको करो, क्योंकि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी चल रही है ये वाला एडिशन 2006 से चल रहा है। 2006 से लेके 2016, 17, 18 तक आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उनको ब्लाइंडली काट दो, क्योंकि उस टाइम जो एग्जाम पैटर्न चल रहा था, उस टाइम सीबीएसई था, वो आईबीएमटी कराता था, तो उस टाइम होता था एनसीईआरटी से 75 से 80 क्वेश्चन आते थे, 10 क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते थे। तो वो क्वेश्चंस आप उनको काट पीट दो और सिर्फ उन क्वेश्चंस को करो जो कि एनसीईआरटी से है। उस टाइम एम्स भी होता था तो एम्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे, लॉजिक बेस होते थे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको 2006 के बाद की बायो के क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी चल रही है 2006 से चल रही है, तो 2006 के बाद के आपको बायो के क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। 2018 तक के अगर आपके 80 से 90% क्वेश्चन बनने चाहिए, और 2018, 19, 20 से बाद के से लेके अभी तक जितने भी नीट, रीनीट, ये जितना भी हुआ है ये आपके सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है उस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पेपर वो पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है। तो आपको तीसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपके रूम में अगर एनसीईआरटी के सिवाय और बहुत ही कम स्टडी मटेरियल से ज्यादा स्टडी मटेरियल है तो भाई साहब आप रेस से बाहर हो। इसमें कोई ना कोई लाग है ना कोई लपेटी है। ठीक है, मार्केट में तरह तरह की बुक्स आती हैं, आप बुक्स खरीद लो, 5-10 साल तैयारी करते रहो, घर वालों की जितनी बचत है वो हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी और आपकी उम्र निकल जाएगी, और बाद में सब कहते रहना कि काश ये चीजें पहले अप्लाई कर लेते। चौथी चीज, कोचिंग वाले आपको एम्स दिल्ली का सपना दिखाएंगे। इनको ऐसा लगता है, आप बड़ी बड़ी कोचिंग के डायरेक्टर्स के, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में वो माननीय सम्माननीय गणमान्य जन ये बोल रहे थे कि अगर आपको जीएमसी मिल रहा है तो आप जीएमसी को छोड़ दीजिए और आप एक और ड्रॉप लीजिए ताकि आपको एम्स मिल सके। तो भाई साहब, इस देश की 90 to 95 to 98% पॉपुलेशन है, उसको जीएमसी ही चाहिए। आपको लगता है कि आप स्कूल से 12th करके आए हो, आप कोटा आओगे, आप कोटा में एडमिशन लोगे, आप 6 साल महीने पढ़ लोगे और आप एम्स दिल्ली का पोस्टर चिपका के उससे ऑब्सेस्ड हो
जाओगे तो आपको एम्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस चूतियापे से, इस ऑब्सेशन से बाहर आइए, ठीक है। तो एम्स दिल्ली वाला ये सब चूतियापे बाहर रहिए। भाई साहब तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या नहीं मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। चौथी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी माई का लाल आपको ये लिखित में नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो या तो तुम्हें चूतिया बना रहा है या तुमको चूतिया समझ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आप स्कूल में 30 मार्क खाते, आप स्टेट बोर्ड के 30 मार्क खाते, तो हर कोई 30 मार्क खा ही होता है मेरी जान। आप इस चीज से बाहर आ जाइए कि आप अपने वहां 30 मार्क खाते तो यहाँ भी 30 मार्क खा रहोगे। आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, न डिप्रेशन होगा, न एंजाइटी होगी, न ऑब्सेशन होगा, न सुसाइड होगा। आप इस चीज से डिटैच होकर तैयारी कीजिए। अगर आपने दिमाग में फितूर पाल लिया कि मेरे को एम्स दिल्ली जाना है, मेरे को एम्स ऋषिकेश जाना है, मेरे को केजीएमसी जाना है, मेरे को पीजीआई जाना है, मेरे को एसएमएस जाना है, अगर आप इस ट्रैक में फंस गए तो बड़ी बुरी तरह फंस जाओगे। मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाएगी, घर वाले परेशान हो जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे और आप इसी ट्रैक में फंसे रहेंगे। मैं आपके इमोशंस की इज्जत करता हूं कि आपको इंटेंस इमोशंस है मेडिकल फील्ड को लेके, आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो मेडिकल फील्ड में आके, लेकिन भाई साहब इस देश के हालात ऐसे हो रखे हैं कि क्या पता आप 720 में से 700 का भी पेपर करके आए हो और आपको लग रहा हो कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं एम्स दिल्ली पहुंच गया हूं, लेकिन आपको बाद में सुनने को मिल सकता है कि आप जो 700 का पेपर करके आए हो वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है। तो आप इस बकचोदी से बिल्कुल डिटैच रहिए, बिल्कुल डिटैच रहिए। मेंटल पीस के साथ एकदम आसानी से पढ़ाई कीजिए और डेली का डेली पढ़ के छोड़ दीजिए उसे, यूनिवर्स को लौटा दीजिए, अपने भगवान के चरणों में लौटा दीजिए कि मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रहा हूं, मेरे नसीब में होगा, नसीब में या जो भी आप जो भी इफेक्ट देना चाहे आपके हाथ में सिर्फ पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में दम है, ये है वो है, जो आप सोचोगे अच्छी बात है, हो सकता है आप वो चीज पालोगे। ऑब्सेशन अच्छी बात होती है, लेकिन ऑब्सेशन से आपको दिक्कत भी हो सकती है। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये चीज समझ में आ जाए कि मेरा जो ऑब्सेशन था वो ऑब्सेशन नहीं चूतियापा था, ठीक है। 4-5 बातें हो चुकी हैं। अगला पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि नीट ही जिंदगी है, किसी ने आपकी हो सकता है आपके परिवार के माहौल ने आपके दिमाग में घुसा दिया है, हो सकता है आपके अगल बगल सगल में किसी चाची ताई मौसी का सिलेक्शन हो गया है, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है, हो सकता है आपकी बॉयफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है, और किसी को अगर ये लग रहा हो कि नीट ही सब कुछ है तो भाई साहब ये चूतियापा है। क्योंकि आज तक हमने नहीं सुना कि कोई नीट निकाल के इस देश का बिलियनर बन गया है और नीट से इस देश में बहुत बड़ा पावरफुल आदमी बन रखा है। यहाँ तक कि इस देश का जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, इस देश के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो भी ना नीट वाले होते हैं, और इस देश का हेल्थ मिनिस्टर का जो ऑर्डर होता है वो एम्स के डायरेक्टर को भी मानना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि नीट निकाल लेना ही आपको लगता है कि आपकी सक्सेस की पहचान है, तो इसका मतलब आपकी जो चेतना का लेवल है, आपकी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो कहीं ना कहीं अभी जागृत नहीं हुआ है। तो आप इसमें अपने आपका कोई दोष है, क्योंकि हमारी सोसाइटी है, हमारा जो अपब्रिंगिंग है उसमें यही चीजें सिखाई जाती हैं कि नीट ही सब कुछ है, फला एग्जाम ही सब कुछ है, आईआईटी ही सब कुछ है, यूपीएससी ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो बिना नीट, बिना यूपीएससी, बिना आईआईटी, बिना आईएम बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं। और पता नहीं उन्होंने कितने नीट वालों को और कितने आईआईएम वालों को और कितने आईआईटी वालों को हायर कर रखा है, और कितने यूपीएससी वाले आईएएस ऑफिसर हैं वो अनपढ़ नेताजी के सामने सलाम ठोकते हैं। तो टैलेंट की कोई परिभाषा नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रूव करना है कि नीट क्लियर कर दिया तो आप है वो एक अपने आप में आपको लगता है कि ये हो गया कि मैं एक काबिल इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल बाद नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आप ये चीज खुद फील कर लोगे, काश मैंने उस वक्त की बात सोच ली होती। और लाडले ऐसा ना हो कि आज तूने जो टारगेट तुझे लगता है दुनिया का बहुत बड़ा टारगेट हो, 10 साल बाद तुझे फील हो कि काश उस टाइम मैं नीट से भी बड़ा सपना देख लिया होता, और जो मैंने 4, 5, 2, 3 साल इस नीट पे लगाए हैं अगर यही चीजें किसी और बड़े सपने के लिए लगाए होते तो क्या पता आज मेरा लेवल कुछ और होता, मैं किसी और जगह पे होता। तो अपने दिमाग के ढक्कन को आराम से खोल लीजिए और उसको ये मैसेज दीजिए कि नीट से बड़ी बड़ी चीजें भी दुनिया में है। ये अलग बात है कि आप अभी तक उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, आप उन ऑप्शंस को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हो। तो नीट है वो काबिलियत की कोई पहचान नहीं है। नीट में फेल होने से, नीट नहीं होने से आपको कोई पर्टिकुलर इंसान गधा, मूर्ख, चूतिया, बेवकूफ़ कोई बोल सकता है कि आपसे नीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको खुद पे अवेयरनेस है, आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है, तो भाई साहब नीट ऐसा नहीं है कि जो लोग नीट कर लिए हैं, जो एमबीबीएस कर लिए हैं, जो पीजी कर लिए हैं, वो सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिए हैं, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी इन देयर लाइफ। आपको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं को जिंदगी सबको बराबर पेलती है, हर एंगल से पेलती है। उनकी लाइफ में भी वही बसड़ है जो तुम्हारी लाइफ में है। बस तुम इसमें ब्लाइंड हो रखे हो, तुम इसमें ऑब्सेस्ड हो रखे हो, तुम्हें लग रहा है कि जो तुम बोल रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वही टॉप है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का एक्स्ट्रा अफेयर चलता रहता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बर्बाद हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो थप्पड़ भी खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपने खुद को पहचानिए। आपकी अपब्रिंगिंग किस एनवायरमेंट में हुई है। ऐसा हो सकता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किसी पॉलिटिकल परिवार में हुई हो और आपने कहीं से आपके दिमाग में कीड़ा डॉक्टर बनने का घुस गया हो सकता है आपको आगे जाके इसी स्ट्रगल करना पड़े। मैं फिर कहता हूं आपका जेनेटिक्स, आपका एनवायरमेंट, ये सब भी आपकी ब्रेन की वायरिंग पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो अपने आपको आसपास की चीजों को नोटिस करना चाहिए कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। हो सकता है जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो वहां रह के तुम एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन लीडर बन सकते हो सकता है तुम एक बहुत अच्छे स्पीकर हो सकता है तुम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, लेकिन इधर उधर से आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि तुम एक बेहतरीन, मतलब कि तुम्हें नीट करना है। तो अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नीट नहीं देना, आपको प्रिपरेशन नहीं करनी, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर डिसीजन, बट आपको डिटैच रह के काम करना चाहिए। क्योंकि डिटैच नहीं रहोगे तो न तो अपना 100% दे पाओगे, तरह तरह के फालतू के दिमाग में चूतिया भी घुसेंगे और मेंटल हेल्थ की माँ का भोसड़ा हो जाएगा। तो इसलिए डिटैच रह के तैयारी करो। हल्का सा अपने में नीट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो। ये नहीं है कि आप ही नीट है और नीट ही आप है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट चीज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रिलेशनशिप आज के टाइम में सोशल मीडिया का दौर है, इतनी ऐप आती हैं, सॉफ्ट फोन चल रहा है चारों तरफ, लोग जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, लोग में जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है। आज हर लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए चमचमाती हुई, और हर लड़की को एक बॉडी बिल्डर और शानदार पर्सनालिटी वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। तो इसमें आपका दोस्त भी नहीं है न मेरा दोस्त है, हर किसी को चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सबको जो चल रहा है वो सबके साथ होता है, सब अपने अपने एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। सब लड़कों को एक सुंदर सी बहुत ही शानदार सी गर्लफ्रेंड चाहिए, सब लड़कों को एक ड्रेसिंग सा हैंडसम इंटेलिजेंट एंड वेल मैनर्ड वेल ड्रेसिंग सेंस वाला लड़का चाहिए। अगर आपके पास पहले से स्कूल लाइफ से कोई पार्टनर है और आपको इस चीज़ का भरोसा है कि वो पार्टनर आपके साथ इन फ्यूचर भी रहेगा, तो ही भाई साहब आप उस रिश्ते में रहते हुए नीट के मैदान में उतरिए। कहीं ऐसा नहीं हो आपने नीट की तैयारी शुरू की और इधर आपके जादू, आपके सोना मोना बाबू ने आपका डोपामिन का सप्लाई कट कर दिया और आपके दिमाग का माँ का भोसड़ा हो गया और आप तैयारी भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपको इस चीज़ का पता है कि मेरा रिलेशनशिप है, उसमें मुझे ट्रस्ट है, मेरा रिलेशनशिप है वो मेरी नीट की प्रिपरेशन के दौरान कंटिन्यू रहेगा, तो उसे कंटिन्यू रहिए। और अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर 0.0000 इनफाइनाइट 0.1% भी अगर ये लगता है कि मेरा पार्टनर कभी भी पलटी मार सकता है, तो मार चुका है ऐसी रिलेशनशिप, मार चुका है ऐसा प्यार। इस दुनिया में न तो लोगों की कमी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक लड़की के लिए कोई पर्टिकुलर लड़का ही बना है और किसी एक लड़के के लिए कोई पर्टिकुलर लड़की ही बनी है। अपने इन चश्मों को खोलिए, जो आपकी गर्लफ्रेंड है उससे बेहतरीन लोग भी हैं, जो आपका बॉयफ्रेंड है उससे बेहतरीन लड़के भी इस दुनिया में है। तो ऐसा ही अपनी ब्लाइंड सोच बना रखी है, इसको थोड़ा सा खोलिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने पार्टनर पे इस चीज़ का ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो आपकी इस नीट की जर्नी में आपका साथ देगा। क्योंकि कैरियर आपका है, जरूरी नहीं है उसको आपसे जेलसी हो जाए, उसको कोई दूसरा पार्टनर मिल जाए, आपसे बेटर इंसान मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपसे बेटर नहीं मिल सकता, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी को कहीं भी कितना भी बेटर इंसान मिल सकता है, तो उसको कहीं बेटर इंसान मिल जाए और फिर आपसे ये चीज़ बर्दाश्त न हो कि यार इसने मुझसे चीट कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मेरे को साथ इनफिडेलिटी कर दी, इसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए, दूर रहिए। अगर आप रिश्ते में है, एक हेल्दी रिलेशनशिप में है और अगर वो रिश्ता आपका सालों से है, तो आप उस रिश्ते में रहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल 1.5 साल पुराना का रिश्ता है, हो सकता है आप एक दूसरे के चूतिया काट दें और किसी एक का करियर की माँ का भोसड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। ऐसा ना हो जाए मेरे दोस्त कि तेरी जिंदगी के साल खराब हो जाए, तेरे मम्मी पापा की मेहनत की कमाई खराब हो जाए और तू बाद में सोचे यार मेरे से गलती कैसे होगी। क्योंकि ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उस पर बड़े बड़े संत साधुओं का कंट्रोल नहीं हुआ, तो तू और मैं तो किस खेत की मूली है लाडले। तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी हालत में क्लासेस मिस नहीं करनी है। आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा ये टॉपिक बीमार है, मेरा ये टॉपिक खराब है, अच्छा है, मेरा वो टॉपिक अच्छा है, मैं इसकी क्लास बंक कर देता हूँ। तो दोस्त, क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि क्लास जाना एक प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा है। उससे आपकी रूटीन बनी रहेगी, आपकी रिदम बनी रहेगी, आपकी जो ब्रेन के जो पैटर्न है वो बने रहेंगे। अगर तेरे को किसी भी टाइप का हेल्थ इश्यू हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश चूतियाओं का देश है। इस देश में तेरी फिजिकल हेल्थ को कुछ होगा, लोग कह देंगे कि तेरी फिजिकल हेल्थ खराब हो गई है, तेरे पेट में कोई दिक्कत होगी, लोग दवाई दिलवा देंगे, तेरे हाथ में कोई दिक्कत होगी, लोग दवाई दिलवा देंगे। लेकिन इस देश चूतिया देश के लोगों को, इस देश के चूतिया लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि मेंटल हेल्थ नाम की भी चीज़ होती है। ब्रेन है, वो भी बॉडी का एक फंक्शनल पार्ट है, उसकी फंक्शनिंग में भी कोई डिफेक्ट आ सकता है। तो अब इस देश के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कल को आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला आएगा। और पहली बात तो पेरेंट्स, गार्जियन, ये सब लोग ही नहीं मानते। दोस्तों को भी लगता है कि मेंटल हेल्थ नाम की चिड़िया तो ये क्या होता है, ये तो कमजोर लोगों की पहचान है। लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यू है वो बड़े बड़े लोगों को जाता है। वो इलॉन मस्क को हुआ है, वो क्या बोलते हैं कि जो अमेजोन का हेड है उसको भी ये मेंटल हेल्थ इश्यू है। बड़े बड़े लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। ब्रेन की अपनी केमिकल बायोकेमिस्ट्री है, ब्रेन केमिस्ट्री है, उसमें अप डाउन हो सकता है। आपका अपना एक पैटर्न है दिमाग का, आपकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग है, आपके अपने अपने पैटर्न बने हैं, सोचने के पैटर्न बने हैं। हो सकता है आपका किसी पैटर्न में डिस्टॉर्शन हो जाए और आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, तो आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस चीज़ को मैं इतने डीपली से बता सकता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई इंसान तो क्या, शायद भगवान भी इस चीज़ को ना बता पाए कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और तू अगर अपने स्टेट का टॉपर भी रहा होगा, अगर किसी जमाने में तेरी तूती भी बोलती होगी, तू 30 मार खा भी रहा होगा, तू तुर्रम खा भी रहा होगा, तू महाराणा प्रताप भी रहा होगा, तू पृथ्वीराज चौहान भी रहा होगा, तो तेरी मेंटल हेल्थ की वजह से तेरा वो हालत हो सकती है जो न तूने कभी सोचा होगा, न तेरे घर वालों ने कभी सोचा होगा। और किसी को इस दुनिया में तेरी कोई परवाह नहीं है। लोग तुझे आज तुम्हें एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, लोग तुझे 2 मिनट के लिए तुझे एप्रिसिएशन करेंगे, लेकिन जैसे ही तेरा मेंटल हेल्थ का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, कोई तुझे पूछने वाला नहीं है। सो भाई साहब, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ये देखिए आप कहाँ रह रहे हो, किन लोगों के बीच हो, किन लोगों से आपकी बात होती है, जिस इंसान के आप संपर्क में हो, कि ऐसा तो नहीं है कि जिस इंसान के आप कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद किसी बहुत बड़े सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा हो और तुम्हें कल को वो इमोशनली परेशान कर दे, बीमार कर दे। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, वरना जिंदगी चली जाएगी। नीट वीट ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, क्योंकि लाइफ ही नहीं रहेगी। तो फिर मार चुदाए नीट और फिर मार चुदाए IIT, ये सब बातें करने से कोई फायदा है नहीं। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। मैं कोशिश कीजिए कि ऑपोजिट जेंडर से दूर रहिए। अगर आपका अच्छा किसी के साथ कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को बनाए रखिए। अपने पेरेंट्स के संपर्क में रहिए। और भाई साहब, अगर आप अपनी घर से बाहर किसी भी सिटी में पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा सा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर रहिए। ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल के मैनिपुलेशन का गेम खेल के आपको कितने में रूम दिला रहा है, किसी कोचिंग में कितना ही एडमिशन दिला रहा है। इन सब चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। तो क्लास की बात के बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि आपको सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर लेना है। कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग में इस देश की कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग में आज से 20 साल पुराना पैटर्न चल रहा है कि एग्जाम से 50 दिन पहले सिलेबस होगा। भले ही एनटी ने 25% 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, लेकिन उन कोचिंग वालों को कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अप्रैल में एडमिशन लोगे तो वो फेब एंड और मार्च स्टार्टिंग में आपका सिलेबस खत्म करेंगे। अगर आप नवंबर में एडमिशन लोगे तो भी वो मार्च के 20 मार्च का सिलेबस एंड कराएंगे। और 20 मार्च को सिलेबस आपका एंड हो रहा है तो 50-40 दिन में नीट का सिलेबस अगर आपको रिवाइज करना है तो आपके लिए एक टफ टास्क है। सो अपने हिसाब से ये तय कीजिए कि आपको सिलेबस कितना जल्दी खत्म कर लेना है, क्योंकि कोचिंग वाले नहीं चाहते कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाओ। वो तो ये चाहते हैं
हैं कि आप बार बार आओ। वो आपके लिए कोचिंग है, वो आपके लिए आपके पैशन की जगह है, लेकिन उन लोगों के लिए तो एक दुकान है और दुकान का मालिक हर बार ये चाहता है कि कस्टमर मेरे से कोई एक चीज लेके गया है तो वो कस्टमर बार बार मेरे पास आए। तो वो हर वो साइकोलॉजिकल गेम खेलेगा, हर वो हथकंडे अपनाएगा जिससे तेरा सिलेक्शन डिले हो। इस दुनिया में ये दिखाने वाले कि हम तेरे साथ है, हर कोई किसी के साथ नहीं होता है, इसलिए डिफरेंशिएट करना सीखिए कौन रियली में तेरे साथ है और कौन रियली में तेरे साथ नहीं है। और मैं बड़ी बड़ी कोचिंग वालों को एक बात कहना चाहूंगा, आपने जो पैटर्न चला रखा है कि 5 साल तो रुकना ही पड़ेगा इस शहर में, उस शहर में, इस शहर में, उस कोचिंग में, आप उस बच्चे का सोचिए जिसके बाप के पास 1 बीघा जमीन हो, 2 बीघा जमीन हो, कि या किसी बच्चे ने अपने जेवरात बेच के, अपनी मम्मी के जेवर बेच के 1 साल की व्यवस्था की है, तो ये कोचिंग वाले 1 साल में उस बच्चे को निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है किसी इंटेलिजेंट बच्चे को जिसके बोर्ड में 85+ % है, ऐसा नहीं है कि उसको कोचिंग वाले निकाल नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है कि देश में कोई और कोचिंग निकाल नहीं रही है। हम ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जो कि स्कूल से 12th पास बच्चे को पहले अटेम्प्ट में नीट निकलवा देते हैं, और हम ऐसे बच्चों को भी जानते हैं और ऐसे कोचिंग को भी जानते हैं, और हम ऐसे कोचिंग वालों को भी जानते हैं जिनके यहाँ पे आपको साल दर साल आपको बैच का नाम चेंज होता मिलेगा और पता नहीं कौन कौन से बैच आपको ऐसे फैंसी वर्ड मिलेंगे, इस साल इसमें ले लीजिए, अगले साल उसमें ले लीजिए, इस साल इसमें ले लीजिए, अगले साल इसमें ले लीजिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए चीज़ों को। एक लास्ट बात के साथ मैं ये बात खत्म करना चाहूँगा कि भाई साहब, पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है रिकॉल करना, और रिकॉल करने का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ लिया है वो आप दोबारा एनसीईआरटी से रीडिंग लगा रहे हो। रिकॉल का मतलब है आपको एक्टिव रिकॉल करना है चीज़ों को। एनसीईआरटी से अगर कोई चैप्टर पढ़ा है तो बुक को अलग रखिए, ब्लैंक पेज लीजिए, उसके ऊपर आप लिख के देखिए आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और भाई साहब, आपको पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। दूसरी बात, आपको करंट के साथ साथ जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो टॉपिक फिनिश हो गए हैं, उनको भी लेकर चलना है। तो ये मैंने वो सजेशंस दिए हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फील किए हैं। ना मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ, ना मैं कोई ज्ञान चोदने आया हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ, ना मैं किसी देश की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब, ये तेरा सपना है, ये तेरी जिंदगी है, ये तेरा गोल है, तेरे से सिवाय, तेरे से बेटर कोई किसी को नहीं जानता। इसलिए ब्लाइंडली न किसी कोचिंग पे भरोसा कीजिए, न किसी इंस्टीट्यूट पे भरोसा कीजिए, न किसी इंसान पे भरोसा कीजिए। अपनी एनसीईआरटी पे भरोसा कीजिए, अपने जेनेटिक्स पे भरोसा कीजिए, अपने एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि मैं किस एनवायरमेंट से आया हूँ, क्या मेरा अतीत था। अतीत लोग कहते हैं अतीत मैटर नहीं करता, वो सब कहने की बातें, हर चीज़ मैटर करती है। और अपने आप के ऊपर एम्स दिल्ली नाम का, एम्स ऋषिकेश नाम का, एम्स भोपाल नाम का, एम्स पटना नाम का एक्स्ट्रा ऑफर डाल के प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि आपको मिलेगा नहीं, बट आपके हाथ में मेहनत करना है और आप बस पढ़ते रहिए, जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। और अगर लाड़ ले, तेरी नसीब मान ले, कुछ भी मान ले, अगर जो चीज़ नहीं होनी होगी तो चाहे तू कहीं का तुरम खा हो, तू कहीं का 30 मार खा हो, तेरी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी भसड़ मच ही जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि तू मेहनत नहीं करेगा, लेकिन अगर तेरे जीवन में कुछ और होना होगा तो पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें आ जाएंगी, ऐसी रुकावटें आ जाएंगी कि जो तू सोच रहा है वो नहीं हो पाएगा। होगा वही जो ये नेचर चाहती है, जो ये यूनिवर्स चाहता है, जो चीजें होने वाली होती हैं वही होती हैं। तो ज्यादा सोचने से, ज्यादा मेंटल लोड लेने से इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी तरफ से एफर्ट दीजिए, बाकी क्या होने वाला है। अगर तेरे को लगता है कि तू चीजों को कंट्रोल कर सकता है तो भाई साहब लिख के ले ले। तेरे जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, मेरे जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, बड़े से बड़े लोगों के हाथ में बड़ी से बड़ी चीजें निकल जाती है। तो तू और मैं तो किस खेत की मूली है लाड़ ले। तो फालतू में लोगों के बहकावे में बताइए, फालतू में इधर उधर के लोगों से बच के रहिए। एटलीस्ट अपने रूट से, जहाँ से तू आ रहा है, जिस सिटी से तू आ रहा है, जिस गांव से तू आ रहा है, वहाँ से कंटिन्यू रहिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, तेरे को लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिश्तेदार ये बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, गाँव वाले ये बोलेंगे, मैं तेरे को एक बात लिख के दे दूँ, जो चीज़ तू सोच रहा है वो इस हिंदुस्तान के हर एक नागरिक पे अप्लाई होती है। आज तेरे लिए रिश्तेदार बोलेंगे तो कल रिश्तेदार अपने बच्चे भेजेंगे तो तू भी किसी का रिश्तेदार होगा, तू भी बोलेगा, तो सबके लिए चीज़ें अप्लाई होती हैं। इसलिए उन चीज़ों की क्या परवाह करना जो सबके लिए होनी है। टोंटबाजी करना, कंपेयर करना, ताने मारना, ये सब तो देख सबके साथ ही चलता रहता है। और अगर तुझे अगर ये एक्सक्यूजेस से शांति मिल जाती है कि ये वो कुछ नहीं होगा, अपने करियर खराब कर लेगा, अपने माँ बाप ने जो जितना भी टाइम तेरे को दिया है, जितनी जो पैसे तेरे को दिए हैं वो खराब हो जाएंगे। तेरे हाथ में सिर्फ कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ एफर्ट करना है। रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बगल वाली आंटी क्या सोचेगी, बगल वाली चाची क्या सोचेगी, मौसी क्या सोचेगी, एक्स क्या सोचेगी, नेक्स्ट क्या सोचेगी, करंट वाली क्या सोचेगी, इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो तुझे पसंद करता होगा वो आज भी तेरे साथ है, जो तुझे पसंद करता होगा वो कल भी तेरे साथ रहेगा, और जो तुझे पसंद नहीं करता होगा वो चला जाएगा। और भगवान करे ऐसे लोग जिंदगी से चले ही जाएं। जो चला गया उसे जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देना चाहूंगा। और मैंने इस फील्ड में रहते हुए एज स्टूडेंट जो फील किया है वो आपके साथ शेयर किया है। बाकी आपकी जिंदगी है, आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आपका गोल है, आपके डिसीजन है, जैसे आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। ना मैं कोई बाबा हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ। बस मेरे अंदर जो था, मैंने सोचा कि काश मैं वो वक्त दूं थोड़ी देर के लिए। हो सकता है मेरे किसी छोटे भाई या छोटी बहन की किसी को इस बात का फर्क पड़ जाए। हो सकता है मेरी एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी का 1 साल, या हो सकता है मेरी एक छोटी सी बात किसी के माँ बाप का पैसा बचा ले। तो मैं मान लूंगा कि मैंने जो कहा वो ठीक है। और हमेशा से ये बात याद रखना कि बैकअप प्लान हमेशा रख के लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस होना ये सब चूतिया पे है। न तो तू जानता है, कोई नहीं जानता है कॉलेज जाने से पहले कि तू कॉलेज जा पाएगा नहीं जा पाएगा। इसलिए समझदार आदमी बनिए, बैकअप प्लान हमेशा रखिए। अगर तू किसी शहर में जाके कोचिंग कर रहा है तो बैकअप प्लान हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि एक समझदार ड्राइवर वो है जो कि स्टेपनी गाड़ी में रखे, और एक चूतिया होगा वो स्टेपनी नहीं रखेगा। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि मर्सिडीज का टायर है वो पंचर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है रोड के ऊपर कोई कील हो सकता है तेरा ट्यूबलेस टायर हो, कोई भी डिफेक्ट आ सकता है गाड़ी में। ऐसा नहीं है कि चीजें खराब नहीं हो सकती। तो हमेशा अपना बैकअप प्लान लेके चलिए। ये मत सोचिए कि अरे आई एम टू मच इंटेलिजेंट, आई एम जीनियस, मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, मेरे तो जीन में ही ये है, मेरे डीएनए में ये है, मेरे तो माँ बाप है वही तोप है, मेरे तो दादा दादी है वो भीष्म पितामह है, तो मैं यहाँ फेल नहीं होऊंगा। क्योंकि क्या पता तेरी लाइफ में क्या भसड़ मचने वाली हो, किसी को कुछ पता नहीं है।
तो बैकअप प्लान लेके चलिए, कोई भी एक बैकअप प्लान, मैं कोई पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा कि बीएससी कर, एमएससी कर, कुछ भी। और भाई साहब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, डिटैच होकर रहिए इस नीट नाम के चूतिया पे से, इस नीट नाम के भसड़ से डिटैच होकर रहिए। और मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, क्या इस देश के सारे एंटरप्रेन्योर हैं, क्या इस देश के बड़े बड़े रिच लोग हैं, क्या इस देश के बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो इंजीनियर है? और अगर तेरे को लगता है कि डॉक्टर बनना ही, आज तेरे दिमाग में घुस रखा होगा कि तुझे डॉक्टर बनना है, भले ही तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो भी तू सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, और तुझे डॉक्टर बना दिया जाए तो तू सेटिस्फाई होगा। दिस इज योर इमेच्योरिटी। डॉक्टरों की लाइफ ऐसा नहीं होती कि भाई साहब उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता और पूरे दिन उनका पेन चलता है। ये दुनिया सबके लिए एक जैसी है, इस दुनिया में ये जिंदगी सबको बराबरी पेलती है। लास्ट में पैसा मैटर करता है, नॉलेज मैटर करता है। बाकी अगर तेरे पास, अगर तेरे अकाउंट में करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है तो तू डॉक्टर नहीं भी है तो भी इस देश के बड़े बड़े डॉक्टर, इस दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर तेरे सामने हाथ फैला देंगे। तू चाहेगा तो तू हॉस्पिटल खड़ी कर देगा। अगर तेरी जेब में पैसा है तो दुनिया की टॉप से टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तू एमबीबीएस, एमएस जितनी भी डिग्री लेना चाहेगा ले लेगा। ये सब बात की बातें हैं, वो वक्त के साथ तू सीख जाएगा। इसलिए अपने दिमाग से इस फितूर को निकाल दीजिए कि मैं तो इस दुनिया में पैदा ही डॉक्टर बनने के लिए हुआ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी लाइफ में बहुत हाईली सक्सेसफुल है ड्यू टू इमोशंस, लेकिन ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको अपनी इमोशंस की वजह से, अपने इंटेंस इमोशंस की वजह से, अपने ऑब्सेशंस की वजह से वो चुक गए हैं और जहां वो लाइफ में होने चाहिए थे वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप नीट निकाल लोगे। और अगर आप बहुत, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि लंग्स, अगर उनको ये बोल दो लंग्स क्या होता है तो वो लंग्स नहीं बोल पाएंगे। उनको शुद्ध हिंदी में बताना पड़ता है कि फुफ्फुस बोलते हैं। लोगों को ये पता नहीं होता कि स्टमक को अगर उनको साफ भी बताना पड़ता है कि आमा से बोलना पड़ता है। वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या हजारों रीजन हो सकते हैं, लोग बता देंगे। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये वो, लोड़ा लसन, ठीक है, वो सब अपने अपने फैक्टर हैं। लेकिन नीट को इस चीज का पैमाना नहीं है कि अगर तेरा नीट नहीं हुआ तो तू जिंदगी में फेल हो गया। तेरी गर्लफ्रेंड का अगर नीट हो गया तो वो अपनी जिंदगी में टॉप हो गई और तू फेल हो गया। किसी से क्या कंपैरिजन करना, किसी से तेरी जिंदगी है, तेरे हिसाब से चलेगी। अगर तेरे सिवाय तेरे को छोड़ के जाने वाला अगर कुछ भी हो जाए, वो इस देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूर रहो ऐसे लोगों से, दूर रहो ऐसे लोगों से और खुश रहो अपनी जिंदगी में। एंजॉय करो, लाइफ है वो बहुत छोटी है और मजे करो, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जितने भी यंगस्टर्स हैं, किसी टाइप की कोई डिप्रेशन नहीं लेना। अगर आपको डिप्रेशन होता है, अगर आपको एंजाइटी होती है तो साइकियाट्रिस्ट से पहले साइकोलॉजिस्ट को प्रीफर करना। साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन पे डाल देगा, वो आपको सेडेटिव्स दे देगा, वो आपको स्लीपिंग पिल्स दे देगा, जिससे आपका पैटर्न और खराब हो जाएगा। अपनी काउंसलिंग कराइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आपको प्यार करने वाले लोग हैं उनसे बात कीजिए। बस यही कर सकते हैं। बाकी जो होना होगा मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, वो तो हो ही जाएगा। बस खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एफर्ट करते रहिए।